नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलंकी अमित। आपको पढ़ाने जा रहा हूं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ये फंडामेंटल की पहली क्लास है, तो आपको समझने में, क्योंकि इतिहास है तो समझने में थोड़ी देर हो सकती है और थोड़ी सालाना ऐसा कुछ आ सकता है, तो आपको थोड़ा बोरिंग लेक्चर लगेगा। लेकिन ये पहला लेक्चर है, पूरा देखना, क्योंकि ये बेसिक है। इससे इसके बाद जो दूसरा तीसरा या आगे लेक्चर आएंगे वो हमारी नर्सिंग के रिलेटेड सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं हॉस्पिटल में, ऐसा होगा, तो आपको उसमें मजा आएगा। ये थोड़ा बेसिक नॉलेज है तो आपको ये लेना जरूरी है, इसलिए इस लेक्चर को स्किप मत करना, पूरा देख लेना। और पूरा आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बेसिक है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की शुरुआत कैसे हुई थी, कौन किसने की थी, और उसमें क्या क्या आता है, उसके लीगल एथिक्स क्या है, वो सब इस लेक्चर में है। तो ये लेक्चर पूरा देखना। और उसके बाद जो हमारे नए लेक्चर आएंगे उसमें भी आप वीडियो पूरे देखना, और आप अपनी एग्जाम की और अपनी सपने की सफलता की तैयारी करना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पहला लेक्चर। ठीक है, चलो, तो मोबाइल की स्क्रीन पे देखते हैं ये पहला लेक्चर। हम शुरुआत करते हैं, चलो अंदर। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ये पे हमारा पहला लेक्चर है, इसलिए साइड में आप लिख सकते हैं फंडामेंटल का पहला लेक्चर है, तो FON फंडामेंटल का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की शुरुआत करने से पहले हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्मदिन है 12 मई 1820। ठीक है, उनका जन्मदिन हम सभी मनाते हैं इंटरनेशनल नर्सिस डे के तौर रूप से, नर्सिस डे। ठीक है, याद रखना, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। नर्सिस डे कब मनाया जाता है? तो 12 मई 1820 उनका जन्मदिन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ 13 अगस्त 1910 में होती। देखिए, टोटल वो 90 साल जी है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये साल भी पूछा गया हुआ है, तो ये भी आप ये देख सकते हैं कि अब वो 90 साल जी थी। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हमारे इंडिया में नर्सिंग की कब शुरुआत हुई और आगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से क्या क्या होता है देखते चलिए। ठीक है, तो 1908। अब आपको थोड़ा यहाँ पे थोड़ी साल याद रखनी होगी, क्योंकि साल तो याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, वो हम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। तो 1908, थोड़ा हम कलर बदल देते हैं दोस्तों, चलो ठीक है, ब्लैक कर देते हैं। 1908 पहले TNAI कोई फुल फॉर्म बताएगा? किसी को याद है? नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। देखिए, TNAI की स्थापना पहले 1908 में हुई थी, ट्रेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फिर बाद में एक साल याद आपको रखनी है, 1871। ये देखिए, 1871 में क्या होता है वो भी ध्यान रख लीजिए। 1800 फर्स्ट नर्सिंग स्कूल, अपने इंडिया में पहली फर्स्ट नर्सिंग स्कूल, फर्स्ट नर्सिंग स्कूल। फर्स्ट नर्सिंग स्कूल हमारी इंडिया में मद्रास में खोली गई थी। कहाँ पे दोस्तों? याद रखना, मद्रास। मद्रास में खोली गई थी, और वो हमारा भी 3 साल का जैसे नर्सिंग है, 4 साल का BSc नर्सिंग है। वहाँ जब पहली बार हमारी जब नर्सिंग खोली गई थी फर्स्ट नर्सिंग स्कूल, तब वो 6 मंथ का कोर्स था। कितने मंथ का था? 6 मंथ था। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो याद रखना, 6 मंथ का कोर्स था। ठीक है, अब चलते हैं एक और साल के बाद। फिर आती है 1926। 1926 में क्या हुआ था? 1926 याद रखना दोस्तों, अभी हम देश आज़ाद होने से पहले 1926 में तमिलनाडु में फर्स्ट रीजनल काउंसिल का स्थापना किया गया। तमिलनाडु में फर्स्ट रीजनल काउंसिल का स्थापना किया गया। उसके बाद अब रीजनल काउंसिल बनाया गया
1926 में। और अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ कि कब, 1947 में। उससे पहले 1946 में अपना बेसिक बीएससी नर्सिंग, हमारा फर्स्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो बीएससी नर्सिंग कहते हैं ना, बीएससी नर्सिंग, वो शुरुआत हुई फर्स्ट बेसिक नर्सिंग के बारे में। वो फर्स्ट हुआ था दिल्ली वेल्लोर खाते। दिल्ली में वेल्लोर है, वहाँ पे फर्स्ट बेसिक नर्सिंग शुरुआत की। अब देखिए, अभी तो हम गुजरात में रहते हैं, तो गुजरात में हम उससे समथिंग 50 साल बैक पीछे है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की इंडिया में शुरुआत हुई थी 1946 में, और हमारे गुजरात में बीएससी नर्सिंग की शुरुआत हुई थी 1994। ठीक है, तो याद रखना 1984 गुजरात में हुई थी बीएससी नर्सिंग की शुरुआत। अब हम देखते हैं 31 दिसंबर 31 दिसंबर में क्या हुआ था दोस्तों? 1947 इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑर्डिनेंस बाहर निकाला। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जिसे हम INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जिसे INC कहते हैं, उसने ऑर्डिनेंस बाहर निकाला। क्या ऑर्डिनेंस बाहर निकाला? ऑर्डिनेंस तो क्या है ना, वो कायदा कानून वैसे सब INC है। 31 दिसंबर जब हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद में 1948, एक साल बाद नर्सिंग काउंसिल एक्ट बाहर आया। कौन सा? नर्सिंग काउंसिल एक्ट। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया साल है दोस्तों। नर्सिंग काउंसिल एक्ट कब आया? ठीक है, तो ये याद रखना। नर्सिंग काउंसिल 1948। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं 1960 में क्या हुआ। 1960 में क्या हुआ? फर्स्ट MSc नर्सिंग स्टार्ट इन इंडिया। 1960 में MSc नर्सिंग स्टार्ट इन इंडिया। दोस्तों, यहाँ पे लिखने में राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आपको, ऐसे तो मैं लिख ही रहा हूँ, अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है कि आपको समझ में तो आ ही जाएगा कि ये मैंने क्या लिखा है। तो 1960 में MSc नर्सिंग स्टार्ट इन इंडिया हुआ था। और जैसे हमारा BSc नर्सिंग में हम 50 साल पीछे थे, उसी तरह गुजरात में भी 2007 समथिंग हम 50 साल पीछे है गुजरात MSc नर्सिंग हमारा 2007 में हुआ था गुजरात में। ठीक है, अब नर्सिंग में एलिमेंट जो कहते हैं ना, नर्सिंग में एलिमेंट कैसे होते हैं? तो एलिमेंट्स में आते हैं नर्सिंग फंडामेंटल के एलिमेंट्स में कहा जाते हैं। तो पहला है नर्सिंग, दूसरा है पर्सन। अभी पर्सन ही नहीं होगा तो दोस्तों हम नर्सिंग का क्या करेंगे? पर्सन होना चाहिए। पर्सन, एनवायरनमेंट का एक एलिमेंट में एक एनवायरनमेंट भी है। फिर आता है हेल्थ से तो दोस्तों नर्सिंग चलता है ना, तो एलिमेंट में ये भी आता है। तो फंडामेंटल के हम चलो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग शुरुआत करने वाले हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थडे 12 मई 1820। उनका जन्मदिन नर्सिस डे के रूप से मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्सिस डे 12 मई। ठीक है, और वो 90 साल जी थी। फिर हम शुरुआत करते हैं हमारे इंडिया की। तो इंडिया में 1908 में TNI, ट्रेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फिर 1871 में फर्स्ट नर्सिंग स्कूल बनी थी मद्रास में, वो भी 6 मंथ्स कोर्स वाली। बाद में 1926 में तमिलनाडु में फर्स्ट रीजनल काउंसिल। बाद में
1946 जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। बीएससी नर्सिंग दिल्ली इन वेल्लोर में फर्स्ट बीएससी नर्सिंग, बेसिक बीएससी नर्सिंग। और बाद में 50 साल पीछे 1994 समथिंग 50 साल 1904 गुजरात में बेसिक बीएससी नर्सिंग की शुरुआत की थी। और 31 दिसंबर जब देश आज़ाद हो चुका था, 31 दिसंबर 1947 में INCA ऑर्डिनेंस बाहर निकाला। बाद में 1948 में नर्सिंग काउंसिल एक्ट आया। फिर 1960 में आज़ाद होने के समथिंग 13 साल बाद MSc नर्सिंग इंडिया में शुरुआत हुआ। और बाद में गुजरात में 2007 में MSc नर्सिंग की शुरुआत की। अब उसमें अब थोड़ा और साल याद तो रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट नोट है तो वो नोट डाउन कर दीजिए दोस्तों। कोड ऑफ एथिक्स ऐसा कुछ सुना होगा आपने, कोड ऑफ एथिक्स। ये नीति शास्त्र जो कहते हैं ना, वो फंडामेंटल में भी एक नीति शास्त्र जैसा कुछ होता है। तो वो कब कब आया, कब कब हमने नीतियाँ बनाई थी, तो वो देखते हैं। चलो, तो 1953 में, फर्स्ट 1953 में। बाद में फिर आया है 20 साल बाद। सही, ये 20 साल की गैप रख के आपको याद रख लेना है तो आपको याद तुरंत रह जाएगा। 1973 में। बाद में आता है 1900 कब आएगा दोस्तों, सोच लीजिए, 1993। ये 20 साल की गैप है। सिर्फ ये लास्ट में आया था 2012 में, वो एक साल पहले आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। 13 की जगह 12 में आया था दोस्तों, ये याद रख लीजिए, 13 की जगह 12 में आया था, ठीक है। और अभी तक तो आया नहीं, अभी 20 साल बाद आने वाला है, तब देखा जाएगा। वो अभी आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, तो अब आगे चलते हैं। अब थोड़े जो थियरीज है वो किसने दी थी उसको याद रखना है। देखो दोस्तों, ये आपको अभी थोड़ा बोर हो रहे होंगे आप, मुझे पता है। ये थोड़ी थियरिकल नॉलेज है, वो आपको सिर्फ याद रखनी है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी। लेकिन क्या करें, ये तो थोड़ी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में से भी थोड़े मार्क आते हैं, इसलिए आपको याद रखना तो ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा ध्यान लगा लीजिए। ये पहला लेक्चर है, इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बाद में तो सारे ऐसे पढ़ाई अपने जो नर्सिंग में आता है वो सब हम सभी पढ़ने वाले हैं। अभी तो ये जो हिस्ट्री है ना, इसीलिए आपको थोड़ी बोरिंग सब्जेक्ट लग रहा होगा, कोई बात नहीं। चलो आगे देखते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सबसे पहले उनकी थियरी उन्होंने क्या दी थी वो देख लेते हैं। फ्लोरेंस, पूरा नहीं लिखता हूँ दोस्तों, इतना ही लिखता हूँ, ठीक है। उन्होंने क्या दी थी, इन्वायरमेंटल थियरी। इन्वायरमेंटल थियरी के बारे में कोई पूछे तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि वो थी हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्वायरमेंटल थियरी, ओके। इन्वायरमेंटल थियरी देने वाला फ्लोरेंस नाइटिंगेल। चलो, एक नंबर देते हैं। दूसरा नंबर यह है पाप्लूस। उनका नाम थोड़ा अटपटा है, लेकिन कोई बात नहीं। पेप्लूस, उन्होंने क्या दिया वो देखते थे। IPR मेंटेन के 4 फेज, चलो देख लेते हैं। IPR मेंटेन करने के जो 4 फेज है वो हमें आगे जब हम नर्सिंग प्रोसेस बढ़ेंगे तब आने वाले हैं, तब भी हम देख लेंगे कि क्या आते हैं, वो क्या फेज थे, ठीक है। अभी तो उतना याद रखिए, पाप्लूस ने IPR मेंटेन करने के 4 फेज पढ़ाए थे। चलो ठीक है। तीसरा है हेंडरसन। अब इस भाई साहब ने क्या किया है नर्सिंग में, चलो देखते हैं। जो हमारी 14 बेसिक नीड है ना, वो 14 बेसिक नीड जो हम पढ़ेंगे आगे, वो इसने दिखाई थी कि बेसिक नीड हमारी इंसान की ये होती है। अब हेल्थ अच्छी लाने के लिए ये 14 बेसिक नीड है, वो इस हेंडरसन ने बताई थी, ठीक है। चलो चौथा, अब चौथे में देखते हैं वो कौन है, रॉयस। देखो दोस्तों, ये सभी उन्होंने थोड़ी थोड़ी थियरी दी है, तो उनका सिर्फ थियरी कौन सी दी हुई है ये याद रखना है और उनका नाम याद रखना है, ठीक है। अडेप्टेशन थियरी, अडेप्टेशन थियरी, ठीक है।
फिर आता है रोजर्स। चलो रोजर्स से क्या दिया है तो ये ले देख लेते हैं। एनर्जी फील्ड थियोरी, एनर्जी फील्ड थियोरी, एनर्जी फील्ड थियोरी। फिर 6 नंबर पे आता है पेंडर, पेंडर उसने क्या किया है देख लेते। हेल्थ प्रमोशन मॉडल क्या थियोरी दिखाया है उसने। हेल्थ प्रमोशन हेल्थ प्रमोशन मॉडल थियोरी किसने, पेंडर ने दी थी। और लास्ट में दोस्तों बहुत नहीं है, आपको दिक्कत हो रही होगी लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी ये हिस्ट्री है वो याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे लोगों को हम भुला तो नहीं सकती, उन्होंने बहुत अच्छी सी थियोरी दी है। तो देखते सेल्फ केयर डेफिशिएंट, सेल्फ केयर डेफिशिएंट थियोरी। चलो दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं। कोड ऑफ एथिक्स कब आया था, 1953। फिर 73 20 साल का गैप है वो देख लेना, ठीक है। फ्लोरेंस नाइट, अब थियोरी कौन किसने कब दी थी वो देख लेते हैं। वो आपको ज़रूरी है कि वो आपको याद रखें। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कब दी थी, इन्वायरमेंटल थियोरी दी थी, ठीक है, इन्वायरमेंटल थे। पेपलुस एक कौन सी थियोरी दी थी, आईपीआर मेंटेन करने के जो 4 फेज है वो पेपलुस। आईपीआर ये पी आता है तो पेपलुस याद रखें आईपीआर का। हेंडरसन आता है जो हेंडरसन, वो 14 बेसिक नीड है उसकी थियोरी दी थी उसने। ये रॉयस को याद रखने, अडेप्टेशन थियोरी, रॉयस ने क्या दी थी, अडेप्टेशन थियोरी। वो आगे हम डिटेल में फिर आएगा तो उसमें आता ही हमारी नर्सिंग में, हम देख लेंगे वो थियोरी कौन सी है कैसी है, ठीक है। ये रोजर्स में आता है जी, देखो बच्चों तो ये इधर में एनर्जी में जी आता है, रोजर्स में जी आता है, तो रोजर्स मतलब एनर्जी फील्ड थियोरी क्या है वो फिर आगे आएगा तब देख लेंगे। पेंडर में हेल्थ प्रमोशन मॉडल थियोरी, पेंडरसन ने क्या दिया था, हेल्थ प्रमोशन मॉडल थियोरी। और ऑरएम ने क्या दिया था, सेल्फ केयर डेफिशिएंट। ये तो आपको नाम थोड़े हैं वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 7 जो नाम है वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। देखो बच्चों पढ़ने का थोड़ा मज़ा तो अब आएगा, क्योंकि अब जो ये बोरिंग सब्जेक्ट था ना, ये थियरी है, ये सब साल है, वो सब चली गई है। अब कोई बात नहीं, अब हमारे नर्सिंग में क्या आता है, फंडामेंटल नर्सिंग। अब क्या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग क्या है वो सब हम देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं रोल ऑफ नर्स। चलो वो आप ऐसे ही सुन के रोल ऑफ नर्स आपको आता ही होंगे, रोल ऑफ नर्स कौन से है क्या है, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट है, किसी को नहीं आते हैं वो तो देखने के लिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा रोल ऑफ नर्स, ठीक है। चलो तो रोल ऑफ नर्स हम पढ़ाई करते हैं। रोल ऑफ नर्स कौन कौन से रोल ऑफ नर्स होते हैं ये हम देख लेंगे। पहले शुरुआत करते हैं केयर गिवर। देखो बच्चों केयर गिवर, अब केयर गिवर की बात आती है जब बच्चे आपको समझ में आता है, आई गया होगा कि केयर नर्स कैसी होती है। हम ऐसे फिल्मों में दिखाया जाता है और फ्रंट पेज पर या किसी भी जगह पे नर्स का फोटो देखते हैं तो ऐसे दिखता है एकदम इनोसेंट स्माइल किए गए हुए, और ऐसा दिखते हैं कि वो बहुत अच्छे से हमारे साथ पेश आती है। लेकिन जब हम कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं सरकार, तो ऐसे गुस्से से बोलने वाली नर्सें हमेशा दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। हम पढ़े लिखे हुए हैं, हमें पढ़ने के पेशेंट के साथ कैसे बर्ताव करना है वो हमें सीखना चाहिए। केयर गिवर इसमें हमें सिखाया जाता है, हम जब पढ़ते हैं तभी से ये हम सब सिखाया जाता है कि हमें कैसे बर्ताव पेशेंट के साथ करना चाहिए और पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ कैसे बर्ताव करना है, ये सब हमें सिखाया जाता है। तो अब ये देखिए केयर गिवर मतलब पेशेंट की केयर करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेशेंट के बारे में तो कुछ भी बुरा सोचेगा, वो पेशेंट अपना दुश्मन भी हो फिर भी उसके बारे में हम केयर कैसे करेंगे वही सीखना चाहिए, ठीक है। तो केयर गिवर का रोल आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है कम्युनिकेशन, पेशेंट के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करना चाहिए। कम्युनिकेशन का पूरा अपने एक चैप्टर आता है आगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, उसमें आगे इस पूरा डिटेल में सीखेंगे। लेकिन अभी इतना बता देता हूँ कि कम्युनिकेशन अपने पेशेंट के साथ हम अच्छे से
कम्युनिकेशन करेंगे तो वो पेशेंट भी अपने साथ कोऑपरेटिव उतना ही रहेगा, और जितना पेशेंट अपने साथ कोऑपरेटिव रहेगा उतना हमें उस कोई भी प्रोसीजर करने में अथवा पेशेंट के साथ कोई भी हिस्ट्री लेने में हमको मज़ा आएगा। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करना चाहिए। ठीक है, अब आता है और रोल एडवोकेट। एडवोकेटिव रोल क्या है वो दोस्तों आपको पता चल ही गया है। एडवोकेट का अर्थ तो आपको पता ही है कि वकील ऐसा होता है। तो वकील यहाँ पे ऐसा नहीं कि वकीलगिरी करनी है, यहाँ पे एडवोकेट का रोल ऐसा है कि हम जब नर्स है ना वो कोई पेशेंट के लिए अच्छा वकील बन के रहे। मीन्स के कोई पेशेंट की कोई दवाई रह गई है तो हम एडवोकेटिव रोल में हम उस पेशेंट के दवाई को डॉक्टर को या कोई भी हेड नर्स को हम दिखाए कि ऐसा है, इस पेशेंट को ऐसा हो रहा है तो ये दवा देनी चाहिए। ऐसा हम उसके लिए लड़ सकते हैं, डॉक्टर को समझा सकते हैं, हमारे हेड नर्स को भी हम समझा सकते हैं। आगे रोल हम थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे दोस्तों, आपको थोड़ा बोर हो रहा होगा कि ये सब तो हमें आता है, लेकिन जब आता होगा ना, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में लिखते हैं तब हम सब भूल जाते हैं कि ये रोल हमें कौन सा है। मैनेजर का यहाँ हम कोई मैनेजिंग नहीं करना है सब, लेकिन मैनेजिंग ऐसा करना है कि हमें मैनेजिंग कोई स्टाफ नर्स ना हो, कोई एक ही नर्स हो और पूरा वार्ड हमको दे दिया जाता है। अभी हॉस्पिटल में सब काफ़ी जगह में ऐसा ही हो कि हम होते एक है और हमें काफ़ी कुछ सौंप दिया जाता है। तब हमें क्या मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे सभी पेशेंट को साथ कैसे इंजेक्शन देने हैं, किस तरह पूरे वार्ड का ध्यान रखना है, वो इस मैनेजिंग रोल में आता है। इसलिए आपको ये मैनेजिंग रोल भी सीखना पड़ेगा। काउंसलर आगे का रोल है काउंसलर। नर्स एक अच्छी काउंसलर होनी चाहिए दोस्तों। पेशेंट को क्या अच्छा है, उसको क्या सस्ता पड़ेगा, कोई बीमारी है तो उससे काउंसिल कैसे करते हैं, पेशेंट को कोई भी समझाना है वो अच्छे से नर्स समझा सकते, ऐसी होनी चाहिए। और उस ऐसा ही रोल है नर्स एज अ टीचर। ये रोल बहुत अच्छा है, अच्छा मतलब कि टीचर एज ए टीचर नर्स को टीचिंग भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचिंग मतलब नर्स को वहाँ पे पढ़ाना है, पढ़ाना मतलब कि उस पेशेंट को एज ए टीचर सबको समझाना है कि आपको ये हुआ है, आपको इस तरीके से दवाई खानी है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, वो आप अच्छे से समझा सकते हो, ऐसा होना चाहिए। नर्स होनी चाहिए रिसर्चर। जब हमारे हॉस्पिटल में एक ही पेशेंट आते हैं, ऐसे एक ही रोग के पेशेंट आते हैं, अथवा तो एक ही फाइल में एक ही जैसे कुछ साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं, तो हमें रिसर्च करना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कोई एक ही पेशेंट क्यों बार बार आ रहा है, या एक ही डिसीज़ के पेशेंट यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। एक ही पेशेंट का कोई अभी हमने लिया फाइल और वो देखते हैं कि इसे टीबी है, और वो 1 साल अभी वो ट्रीट हो गया है, 1 साल बाद वो फिर आता है और फिर हम देखते हैं उसे फिर भी टीबी है, उसे अभी ठीक नहीं हुआ है। तो हमें रिसर्च करना है ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे नर्स एज ए रिसर्च होना चाहिए। आगे का रोल है दोस्तों लीडर। नर्स एक लीडर होनी चाहिए। जब हमें कोई लीडर मतलब कि हमारे वार्ड में अथवा तो नर्स को जब लीडर बनाया जाए कि सभी कोई हो ना हो, फॉर एग्जांपल हमारे स्टाफ नर्स सभी ना हो और हमें जब एक लीडर बना दिया जाता है, कोई बात कहनी हो डॉक्टर को और वो सब कोई कह नहीं पाता है, तब स्टाफ नर्स को आगे करते कि तुम बताओ। तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एक लीडर के हौसले से और हमें पूरी हिम्मत से हमारे जो डॉक्टर है उनको सभी बताना है, सर ये बात है, ऐसा है और ये हम ऐसा कहना चाहते हैं। एज अ लीडर आपको सब कुछ अच्छे से और सब कुछ ठीक बताना है। लीडर का रोल ये है कि हम जब लीडरशिप करें, आपको लीडर के बारे में ऐसा है तो पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये रोल थे सारे केयर गिवर, कम्युनिकेशन, एडवोकेटर, मैनेजर, काउंसलर, टीचर, रिसर्चर, लीडर। आगे भी कई सारे रोल है, हम इतना ही अभी सीखते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्स, ये रोल तो हमने पढ़ लिए, ये तो हमें सभी पता है। अभी आगे पढ़ते हैं एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्स। चलो पेन एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्स। ठीक है, थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, कोई बात नहीं, आपको समझ तो आ ही गया होगा। ठीक है, एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्स। अब ये रोल तो हमने जो आप ऊपर सीखे वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा नर्स के और रोल भी है जो हम एक्सपांड कर सकते हैं। वो क्या है, तो ये पहला है
नर्स एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव नर्स भी बन सकती है थोड़ा कोर्स करके। फिर है नर्स एज अ क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट भी नर्स बन सकती है। नर्स प्रैक्टिस, ये देखो नर्स एज ए प्रैक्टिस, वो आपको समझ में नहीं आएगा तो समझा देता हूँ। ये NPM का कोई कोर्स से आ रहा है, नर्स प्रैक्टिस इन मिडवाइफरी, NPM। ऐसे कोई प्रैक्टिस करके कोई कोर्स करके हम प्रोफेशन में कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो नर्स एज ए एजुकेटर। अब आता है नर्स एज अ एजुकेटर। देखो दोस्तों, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो नर्स एज ए एजुकेटर, मैं एजुकेशन भी कर सकता हूँ, एजुकेटर करके टीचिंग भी करा सकता हूँ, नर्स एज ए एजुकेटर, ठीक है। नर्स एज ए एनेस्थेटिक, नर्स एज ए एनेस्थेटिक रोल भी हम नर्सिंग कोर्स आता है, वो कोर्स करके हम एनेस्थेटिक नर्स भी बन सकते हैं। और ये एनेस्थेटिक नर्स का भी आपको पता हो तो नर्स जो एनेस्थेटिक होते हैं डॉक्टर, वो काफ़ी पैसे लेते हैं प्राइवेट में। और आप जो नर्स एज अ एनेस्थेटिक का कोर्स कर देते हैं तो आप प्राइवेट में भी एनेस्थेशिया देने के लिए जा सकते हैं और उसे काफ़ी पैसे भी कमा सकते हैं। फिर एक आता है इंडस्ट्रियल नर्स। ये सारी जो कंपनियां हैं, रिलायंस है, कोई आजू बाजू की आपने देखे होंगे काफ़ी कंपनियां हैं, उसमें भी डॉक्टर नर्स सभी रहते हैं, उसमें भी हम नर्स का रोल कर सकते हैं, उसे इंडस्ट्रियल नर्स कहा जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल नर्स, ये थे एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्स, जो थोड़े कोर्स करना होता है उसका, और बाद में हम इंडस्ट्रियल नर्स, नर्स एज ए प्रैक्टिस, नर्स एज एजुकेटर, नर्स एज एनेस्थेटिक, नर्स एज क्लिनिकल स्पेशलिस्ट और नर्स एज एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। तो रिपीट कर लेते हैं दोस्तों एक बार। रोल ऑफ नर्स: केयर गिवर, कम्युनिकेशन, एडवोकेटर, मैनेजर, काउंसलर, टीचर, नर्स एज अ रिसर्चर एंड लीडर। एंड एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्स, उसमें आता है नर्स एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव, नर्स एज अ क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, नर्स एज अ प्रैक्टिस, नर्स एज अ एजुकेटर, नर्स एज अ एनेस्थेटिक एंड इंडस्ट्रियल नर्स। अब आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों लीगल एथिक्स। ये थोड़े आपको बोरिंग सब्जेक्ट अभी लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि फंडामेंटल शुरुआत का जो पहला आता है सब्जेक्ट वही है, इसलिए हम शुरुआत इससे ही करने वाले थे और ये हमने शुरुआत कर दी है। तो हम पहले पढ़ेंगे लीगल एथिक्स। वो कहते हैं ना कायदा, कानून, नीति शास्त्र, उसे लीगल एथिक्स, ये कानूनी नीति शास्त्र है लीगल एथिक्स। चलो दोस्तों, तो लीगल एथिक्स में कौन कौन क्या क्या आता है वो देखते हैं। लीगल एथिक्स में सबसे पहले आते हैं टॉर्ट्स। टॉर्ट्स का मतलब है दोस्तों, पहले देख लेते हैं। टॉर्ट्स मतलब कि गुनाह, हमने कोई गुनाह किया हो इसे टॉर्ट्स क्या कहा जाता है। टॉर्ट्स हम नर्स बन के कि किसी का कोई भी गुनाह कर रहे तो वो आता है टॉर्ट्स, और दूसरा आता है क्राइम, ठीक है। क्राइम तो अब तो बच्चों आपको पता ही है क्राइम क्या है। क्राइम वो आपको गुस्सा होके जो कर देते हैं उसे क्राइम कहते हैं, ठीक है। बदले की भावना से या कुछ भी ऐसे कुछ कर देते हैं उसे क्राइम कहते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे टॉर्ट्स। टॉर्ट्स मतलब गुनाह, हम कैसे गुनाह करते, किसी की प्रॉपर्टी को या किसी को भी नुकसान पहुंचाना, उसे टॉर्ट्स या गुनाह कहते हैं। और गुनाह में हम दो तरीके से, हम खुद जानबूझ के करते हैं और दूसरा है अनजाने से। हम तो दोनों लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 और 2, ठीक है।
1 और 2। इंटेंशनल, जानबूझकर करना, तो इसे इंटेंशनल कहते हैं। इंटेंशनल। और दूसरा है नॉन इंटेंशनल। ये जानबूझकर, और ये अनजाने में, ठीक है। ये अनजाने में हो जाने वाला गुनाह है, नॉन इंटेंशनल। तो अब हम इंटेंशनल कहते हैं जानबूझकर हम किसी का गुनाह करते हैं, टॉट्स। और ये नॉन इंटेंशनल में आते हैं, जो अनजाने में हो जाता है। फॉर एग्जांपल अब हम बढ़ेंगे इंटेंशनल, जानबूझकर करने वाले। किसी को हम धमकी देते हैं, किसी को फिजिकली टॉर्चर करते हैं, किसी को बोल के या लिख के उसे गुस्सा करते हैं, किसी के साथ फ्रॉड करते हैं, वो सब आते हैं। और या किसी को प्राइवेट स्टोरी को हम लीक करते हैं, वो सभी हमने गुनाह किया है, ऐसा लीगल एथिक्स में आता है। और लीगल एथिक्स में टॉर्ट्स जो है इंटेंशनल, वो हम पढ़ेंगे टॉर्ट्स, ठीक है। तो इसके आगे हम इंटेंशनल टॉर्ट्स जो है उसमें पढ़ेंगे। तो पहला है असल्ट, धाक धमकी, इसे कहते हैं धाक और धमकी। तो पहला है असल्ट। दोस्तों ये सभी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, काफ़ी बार ये एथिक्स में से पूछा है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है ये पढ़ाने में, लेकिन क्या करें, ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये धक धमकी, इसे असल कहते हैं। किसी को हम धक धमकी देते हैं, किसी को हम धमकी दे के मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे ऐसा करूंगा, वो सभी धक धमकी में आता है। असल उसे कहता है जो हम जानबूझकर इंटेंशनल टॉट्स में आता है। फिर आता है बैटरी, ठीक है। बैटरी वो क्या है, फिजिकल टच। किसी को हम धक धमकी तो देते हैं, लेकिन किसी को टच करके दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख ही देता हूँ TOUCH, टच मतलब कि हम किसी को, पहले असल्ट में इतना आता है कि हम किसी को धमकी देते हैं कि मैं तुझे एक थप्पड़ लगा दूंगा, और दूसरे बैटरी में ऐसा है थप्पड़ लगा के एक थप्पड़ दूंगा ऐसा बोल के थप्पड़ दे ही देता है, तो उसे बैटरी में कहा बसल, ठीक है, बैटरी में कहा जाता है। फिर तीसरा आता है डिफेम ऑफ कैरेक्टर, डिफेम ऑफ कैरेक्टर में क्या है, किसी को बोल के या किसी का कुछ लिख के, किसी को बोल के कुछ गालियाँ दे के ऐसा कुछ ऐसा बोल दिया, तो उससे स्लैंडर कहा जाता है। बोल के उसको गाली दे के उसका कैरेक्टर लूज बताते हैं हम, तो उसे स्लैंडर कहा जाता है। इसमें देखता हूँ बोल के, ठीक है। और राइटिंग करके या उसके बारे में कुछ लिख के सबको दिखाते हैं, तो उसे कहा जाता है लाइबल, लिख के, ठीक है। देखो दो लीगल एथिक्स टॉट्स उसमें आते हैं, नहीं अभी एक ठीक ले लेते हैं चौथा, फिर आगे देखते हैं। चौथा है फ्रॉड तो आपको समझ में आ गया हो, किसी के साथ फ्रॉड करते हैं, कई कंपनियां कई फ्रॉड करते हैं, उसी हिसाब से आपको समझ में आ जाए किसी के साथ हम फ्रॉड करते हैं, कुछ उसे समझा के उसके साथ फ्रॉड कर लेते हैं और उसका कुछ लूट के हम चले जाते हैं, इसे फ्रॉड कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में एक आता है, ये सब हम जानबूझ के करते हैं, इसलिए टॉट्स इंटेंशनल टॉट्स में सब आता है। इन्वेसिव ऑफ प्राइवेसी, इन्वेसिव ऑफ प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी को हम नुकसान पहुंचाते हैं, इन्वेज करते हैं किसी की प्राइवेसी को जानबूझकर। हम किसी की उसमें थोड़े 4 टाइप के होते हैं, प्राइवेसी को हम कैसे नुकसान करते हैं वो देख लेते हैं। तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो पहला है इंट्रूजन का मतलब क्या होता है,
इंट्रूजन का मतलब होता है किसी की प्राइवेट स्टोरी हो, कोई प्राइवेट स्टोरी हो तो उसे हम लीक कर देते हैं कि ये तो ऐसा है, इसने ऐसा किया था, ऐसा कुछ भी उसकी स्टोरी है, इंट्रूजन कर देते, इंट्रूज कर देते किसी के साथ, तो उसकी प्राइवेसी को हमने इन्वेस्ट किया। जानबूझकर किसी की प्राइवेट स्टोरी को इन्वेस्ट करना वो टॉर्ट्स कहता है, गुनाह कहता है। इसलिए इंट्रूजन में स्टोरी याद रखना आपको समझ में आ गया होगा। पब्लिक डिस्क्लोजर आगे हैं। पब्लिक डिस्क्लोजर, आप किसी की प्राइवेट बात हो, किसी की कुछ हो, वो पब्लिक में ही पेश कर देते हैं सभी। ये स्टोरी किसी को इंट्रोस कर देते हैं, इंट्रो कर दे। और इसमें क्या है, पब्लिक डिस्क्लोजर में आप सभी पब्लिक को डंडेरा, वो कहते हैं ना डंडेरा पीट दिया, ऐसा ही कहते हैं, डंडेरा पीटना, डंडेरा पीट दिया। दोस्तों ये सब मैं ये जो हिंदी में लिख रहा हूँ ना अभी, वो आपको समझ में आए ना, इसलिए लिख रहा हूँ कि आप समझे। डंडेरा पीला है पब्लिक डिस्क्लोजर में। फॉल्स लाइट, अभी है किसी की प्राइवेसी को फॉल्स लाइट के थ्रू हम इन्वेजिव करते हैं, ठीक है। फॉल्स लाइट ये क्या है, किसी की प्राइवेसी को हम फॉल्स लाइट देख ले। फॉर एग्जांपल किसी को हम कहते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो इतना बुरा है ना, इस तरीके से हम उसके फॉल्स लाइट, हम उस पर फॉल्स लाइट दिखाते हैं कि ऐसा है ऐसा है, इस तरीके से हम उसकी प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाते हैं। आगे है अप्रोप्रिएशन, ये तो आपको समझना इतना आसान है दोस्तों। अप्रोप्रिएशन आप तुरंत ही समझ जाओगे। किसी की आप पहचान को यूज़ करो। फॉर एग्जांपल आपका चाचा कोई एमएलए है और आप कहीं जाए तो आप उसे कहते कि मेरा चाचा एमएलए है, आप मेरा जल्दी काम कर दो, उसे अप्रोजन कहते हैं। किसी की प्राइवेसी इन्वेस्ट करने के ये सारे तरीके थे, ठीक है दोस्तों। लीगल एथिक, देखो दोस्तों लीगल एथिक्स थॉट्स, ये गुनाह, उनमें एक इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल, जानबूझकर और अनजाने में हुए। उसमें से जानबूझकर किए गए में असल्ट, बैटरी, डिफेम ऑफ कैरेक्टर, फ्रॉड, इन्वेजिव ऑफ प्राइवेसी। इन्वेजिव ऑफ प्राइवेसी वो इंट्रूजन, स्टोरी बना के, पब्लिक डिस्क्लोजर, ढंढेरा पीटना, फॉल्स लाइट पर, और है अप्रोप्रिएशन, किसी की पहचान को, इधर लिख देता हूँ आपको दिक्कत ना हो, पहचान का दुरुपयोग करना। पहचान इतना लिखता हूँ, ठीक है। देखो ये हो गए सारे इंटेंशनल। अब हम थोड़ा देख लेते हैं नॉन इंटेंशनल, अनजाने में। अब अनजाने में आपने कोई गुनाह किया हो तो वो कैसे है वो देख लेते हैं। नॉन इंटेंशनल में पहला आता है माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस, ठीक है दोस्तों। माल प्रैक्टिस क्या है, तो माल प्रैक्टिस में स्किल, आप अपने पास स्किल नहीं हो। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ तो लिया सब कुछ, लेकिन आपके पास कोई स्किल ना हो, स्किल ना होना। आपके पास थियरी नॉलेज बहुत है लेकिन आपको कुछ आता ही ना हो। इंजेक्शन कैसे निकला है, आपको पता है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 90 डिग्री देना है, लेकिन आपको 90 डिग्री क्या है, कैसे पेशेंट को मसल्स फील करते हैं, कैसे मसल्स में निडल को होल्ड करते हैं, वो आपको पता ही ना हो और आप माल प्रैक्टिस हो और आप उसी वजह से आपको पेशेंट के साथ कुछ नुकसान कर दिया हो, तो उसे माल प्रैक्टिस कहते हैं। दूसरा है अनजाने में आपको पता है कि कोई पेशेंट है, आप उसे 0.4 कलाक लेकिन चलाना है और आप भूल जाते हैं और उसका पॉइंट आप 2 ओवर में ख़त्म कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, भूल से किया गया है, इसलिए नेग्लिजेंसी। उसे लिख देता हूँ पहले, नेग्लिजेंसी, भूल से, इसमें लिख देता हूँ आपको समझने में। देखो अनजाने में आप माल प्रैक्टिस, आपको स्किल ही ना हो और आप कुछ गलत कर दो, और नेग्लिजेंसी, आपको सब कुछ आता है, आपके पास स्किल भी है लेकिन आप भूल से किसी का नुकसान कर देते हो, उसे माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंसी जो अनजाने में हुए टॉट से गुनाह है। अब हम देखते हैं क्राइम, ठीक है। क्राइम की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, चलो ठीक है। वायलेशन ऑफ सोसाइटियल लॉ, हम किसी सोसाइटी के लॉ, किसी रूल को तोड़ते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं, जो क्राइम की तरह से माना जाता है। उसमें एक आता है फेलोनी,
फेलोनी, जो मेजर क्राइम होते हैं ना उससे माना जाता है फेलोनी में उसमें 1 साल से ज़्यादा आपको जेल हो सकती है। जेल ऐसा लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। दूसरा है मिसडेमिनियर। आपको दोस्तों ये एग्ज़ाम के थ्रू चलते हुए ये सब वर्ड तो याद रखने होंगे, जिससे ये मिसडेमिनियर में जो माइनर है, ऐसा लिख देता हूँ पहले, माइनर जो छोटे छोटे जो आपने गुनाह किए उससे मिसडेमिनियर कहते हैं, जिसमें आपको 1 साल से कम साल हो, ये 1 साल से ज़्यादा और 1 साल से कम होने वाली सज़ा है, और इसमें पेनल्टी भी हो सकती है। पेनल्टी भर के आप छूट सकते हैं, पेनल्टी। ठीक है, तो ये था लीगल एथिक्स। फिर से हम रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। लीगल एथिक्स में क्या है, टॉर्ट्स गुनाह कहते हैं, और एक आता है क्राइम। टॉर्ट्स में आता है इंटेंशनल जानबूझकर, नॉन इंटेंशनल अनजाने में। तो इंटेंशनल जानबूझकर किए जाने वाले असल्ट, किसी को धमकी देना, बैटरी, किसी को टच करके उसको थप्पड़ लगा देना, ये याद रखना है। तीसरा है डिफॉर्म ऑफ कैरेक्टर, बोल के किसी को गाली देना या किसी को लिख के कुछ उसका नुकसान पहुंचाना। फ्रॉड, वो तो आप समझ गए होंगे। इन्वेजिव ऑफ प्राइवेसी, वो इंट्रूजन, किसी की स्टोरी को इंट्रूज कर देना। पब्लिक डिस्क्लोजर, ढंढेरा पीटना, फॉल्स लाइट दिखाना। और अप्रोप्रिएशन, किसी की पहचान का यूज़ करना, वो हो इन्वेजिव ऑफ प्राइवेसी, उसकी प्राइवेसी का आपने इन्वेस्ट किया है। और नॉन इंटेंशनल टॉट से जो अनजाने में हो किए गए वो माल प्रैक्टिस, जो आपके पास स्किल ही ना हो तो माल प्रैक्टिस कहलाते हैं। और जब नेग्लिजेंसी वो आप भूल से किसी का नुकसान पहुंचा देते हैं। और क्राइम में आता है फेलोनी, जो मेजर क्राइम के 1 साल से ज़्यादा आपको जेल हो सकती है। और एक आता है मिसडेमिनियर, जो माइनर है, 1 साल से कम, या फिर आपको पेनल्टी भर के आप छूट सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हम फंडामेंटल 2 जब शुरू करेंगे यहीं से शुरू करेंगे। अब दोस्तों यहाँ शुरुआत है तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, और फंडामेंटल 2 में अब हम आगे जाएंगे। ये पहला लेक्चर था इसलिए थोड़ा हिस्ट्री और कुछ फंडामेंटल नर्स के रूल और एथिक्स थे, इसलिए आपको बोरिंग लगा होगा। लेकिन आगे से ये हमारे नर्सिंग का ही सब आएगा तो आपको मज़ा आएगा। तो आगे का वीडियो आप देखने के लिए ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।